जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ दी सीरीज़ है हमारी जो पॉलिटी की। इससे पहले 2 वीडियोस और हैं जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो इस सेट के अंदर हम 35 क्वेश्चंस, जो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है वो कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के। इसके बाद 2 वीडियोस और आएंगे फंडामेंटल राइट्स पे, उसके बाद सारे फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सीएससी 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India। ये यूपीएससी सीएससी 2021 का है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, आर्टिकल 14। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो एनी लॉ conferring unguided and uncontrolled discretionary power on the executive is struck down as it violates Article 14 doctrine of arbitrariness। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे यूपीएससी ने थोड़ा सा घुमाया है क्योंकि ऑब्वियसली सीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 यूपीएससी सीएससी 2000 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल्स। दे आर, तो ये किसके बीच में अप्लाई करते हैं राइट टू इक्वालिटी? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में जो है ये राइट टू इक्वालिटी कवर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, द राइट टू इक्वालिटी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है और आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये किसको गारंटी करता है? ये राइट टू इक्वालिटी को गारंटी करता है 5 आर्टिकल के अंदर। अगला क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 1995 का क्वेश्चन है। कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर व्हाट? तो क्लासिफिएबल अंडर आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वालिटी। बेसिकली ये जो आर्टिकल 15 है कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ये इसने पूछा है, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 15 इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 टू 18 इट प्रोहिबिट्स स्टेट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं ये दे रखे हैं। राइट टू इक्वालिटी जो है 14 टू 18 आता है। ठीक है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 23 टू 24 और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये 6 फंडामेंटल राइट्स ये लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन सीएससी 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? तो ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इक्वालिटी। ऑब्वियसली जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात आ गई यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 17 अंडर राइट टू इक्वालिटी अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फोरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, तो एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 1994 का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया इज, तो ऑब्वियसली इट्स अ स्पेशली प्रोवाइडेड राइट अंडर आर्टिकल 19.1.a। ये जो प्रेस फ्रीडम वाला जो आर्टिकल है ये हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये आ रखा है क्वेश्चन पहले से भी। बताओ 1994 में पूछा गया था ये पहले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेस फ्रीडम इन इंडिया फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19.1.8। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसके तहत है ये जो प्रेस फ्रीडम है ये आता है। इट इज़ नॉट एक्सप्रेसली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज़ एन इम्प्लाइड राइट जुडिशली रिकॉग्नाइज। ठीक है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया बट लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया है कि आर्टिकल 19.1 के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ये यूपीएससी सीएससी 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा है इन दी कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी आपके हिसाब से क्या होगी पॉलिटी के कंटेस्ट में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या? अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ये लिबर्टी का मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है। अब ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें जो है आपका जो है पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस ये थोड़ा उसका भी क्वेश्चन है। ठीक है, प्योरली पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि बेसिकली लिबर्टी को बहुत ही डिफाइन करके इसने पूछ लिया है। खैर आगे बात करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, लिबर्टी इन पॉलिटिकल फिलोसफी इज पॉजिटिव लिबर्टी द फ्रीडम एंड कैपेसिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली बैलेंस विद द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स विद इन अ जस्ट लीगल सिस्टम।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है यूपीएससी सीएससी 2017 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, दूसरा कह रहा है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और तीसरा कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, और चौथा कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 1 and 4 ओनली। 1 जो हमारा कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो बंधुआ मजदूरी है इसको प्रोहिबिट करना, और चौथा कौन सा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये जो है ये किसके अंदर आता है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके अंदर आता है ये दोनों, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि कंसेप्ट में तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 कवर्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड बेगर्स एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, एंड सेकंड स्टेटमेंट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन आर्टिकल 24। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी सीएससी 2005 का क्वेश्चन है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक है। और अगला कह रहा है आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, विच ऑफ द एफोरसेड स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है केवल यही सही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। आर्टिकल 301 जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को डिनोट नहीं करता है, ठीक है। कौन सा करता है, देखो यहाँ पे देखो, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 के तहत, बट इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 इसके तहत इसको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 300A के अंदर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हो। देखो स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है, क्योंकि आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी के लिए कौन सा आर्ट है, आर्टिकल 300A। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, सेकंड स्टेटमेंट जिसने बोला है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये सही है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके फंडामेंटल राइट के लिस्ट में से एक लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A के तहत, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड बाय 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था वो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर तो कौन सा आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से जो इसने लिखा है ना यहाँ पे, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं CSC 2002 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution। Very simple, right to constitution remedies। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल 32 जो है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी सिटीजन को अगर लगता है मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने इसको कहा था कि इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। 85th क्वेश्चन कह रहा है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे इसने आर्टिकल्स दे रखे हैं और प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए में यहाँ पे 16.2 में, उसके बाद आर्टिकल 29.2 क्या कह रहा है, आर्टिकल 30.1 क्या कह रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आइए, देखो इसने यहाँ पे क्या बोला है, करेक्ट मैचिंग इसकी क्या है, आर्टिकल जो ऑप्शन नंबर ए है बेसिकली दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, A का 2 B का 4। खैर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बता रखा है। 16.2 जो है ये क्या बता रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस रिलीजन और कास्ट, ये 16.2 कह रहा है। उसके बाद देखो आर्टिकल 29.2 क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट और लैंग्वेज, कि भाषा, जाति या क्या बोलते हैं धर्म के आधार पर किसी भी आदमी को एडमिशन नहीं डिनाई करा जाएगा, ठीक है। कि ये इस पर्टिकुलर भाषा का बोलने वाला है, इस वजह से यहाँ पे इसको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ठीक है। ये 29.2 कह रहा है। आर्टिकल 30.1 क्या कह रहा है कि ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और आर्टिकल 31.1 क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ नाउ रिपील। अब आर्टिकल 300A जो है ये करेक्ट प्रोविज़न होल्ड करता है, बेसिकली ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। CSC 2002 में पूछा था ये।
अगला क्वेश्चन 86 क्वेश्चन CSE 2021 के अंदर पूछा है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18.1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा है कि पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। और तीसरा कह रहा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है कौन कौन सी, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ये है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इसमें देखें अगर, भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स आर सिविलियन अवार्ड नॉट टाइटल, ठीक है, ये टाइटल है नहीं, ये सिविलियन अवार्ड्स हैं। आर्टिकल 18.1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल अदर देन मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। हमने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था। भारत रत्न एंड पद्मा आर नेशनल सिविल ऑनर्स नॉट टाइटल्स, तो ये जो टाइटल्स नहीं है बेसिकली ये भारत रत्न और पद्मा अवार्ड, ठीक है। और आर्टिकल 18.1 क्या डील करता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री और एजुकेशनल, ठीक है। यानी कि आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब लगा सकते हो, डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे टाइटल, बट बाकी कोई टाइटल नहीं लगा सकते आप, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 पद्मा अवार्डीज वर सस्पेंडेड ट्वाइस, ठीक है, 1978 के अंदर भी हुआ था और 1980s के अंदर भी हुआ था, तो यहाँ पे इसने केवल वंस बोला इसलिए ये करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर नॉट 5, ठीक है। तो साल के अंदर 3 ही लोगों को भारत रत्न मिल सकता है, ना कि 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑल 4 पीपल इन 1999 रिसीव्ड इट इन द सेम ईयर, दिस वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है। 1999 में ही बस एक एक्सेप्शन हुआ है कि 4 लोगों को मिला है, ठीक है, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। आगे बात करते हैं। CSE 2021 का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो बेसिकली इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली या फिर लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, तो बेसिकली एनी पर्सन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSE 1999 का, ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू व्हाट। तो कौन सा राइट जो है ब्रिटिश सिटीजन यानी फॉरेन पर्सन को नहीं मिलेगा, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है ये नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। बाकी इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये भी मिलेगा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिलेगा, बट ये स्टेटमेंट जो है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्सनस इंक्लूडिंग फॉरनर्स, वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल 14 है, 20 और 21 है, ठीक है, 25 है। राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स आर आर्टिकल 19 इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। अगला क्वेश्चन CSE 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये जो है इसके बारे में बात करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है कि भैया किसी भी बंदे को हक है कि वो किसी अपने चॉइस के बंदे के साथ शादी कर सकता है, ठीक है, ये उसकी इंट्रिंसिक लिबर्टी का पार्ट है। तो ये जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं। CSE 1996 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है इट विल बी वायलेशन ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा कह रहा है इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। और तीसरा कह रहा है देयर इज़ नो लीगल प्रोविजन ओब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग नेशनल एंथम। अब इसमें से बता दो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो तीनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही है, ठीक है। ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, यानी कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि भाई आप नेशनल एंथम जो है गाओ ही गाओ। क्यों पहले की स्टेटमेंट ने ये जस्टिफाई किया है कि ये उस बंदे का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इट विल बी अ वायलेशन टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। और तीसरा इसने ये चीज़ बताई कि कोई लीगल प्रोविजन नहीं है जो ऑब्लाइज करे पर्सन को कि भाई तू नेशनल एंथम गा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे इसका जो है एक्सप्लेनेशन डिटेल में आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। CSE 1999 का क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज व्हाट। तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करिए एथनिक माइनॉरिटी डाल के। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस माइनॉरिटी आर्टिकल 25 to 30 एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 29 और 350 और 350 भी, ठीक है। आर्टिकल 29 याद रखना आप, देयर इज़ नो सेपरेट कैटेगरी फॉर एथनिक माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ UPSC CSE 2011, कह रहा है इन इंडिया इफ ए रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल माइनॉरिटी
व्हाट स्पेशल एडवांटेज इट इज़ एंटाइटल्ड टू। अगर किसी भारत में किसी एक सेक्ट को बोल देते हैं कि भैया ये माइनॉरिटी सेक्ट है तो उसको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। पहली स्टेटमेंट बोला कि इट कैन इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सही बात है, हमने पढ़ा है, ये फंडामेंटल राइट है उनका। दूसरा कह रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा, ये तो गलत बात है, ठीक है। तीसरी कह रहा है कि इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। अब ये 15 पॉइंट प्रोग्राम क्या है ये मेरे को भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ये देखो, द PM's 15 पॉइंट प्रोग्राम इज़ अ वेलफेयर स्कीम स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी एंड कम्युनिटीज रिकग्नाइज एज नेशनल माइनॉरिटीज कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिकग्नाइज अंदर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992। कौन कौन से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं भारत के अंदर? मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, पारसीज और जैन है, ठीक है। और दे कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30 के तहत एंड एक्सेस PM's न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ UPSC CSE 2017। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। राइट यानी कि अधिकार और ड्यूटीज़ यानी कि कर्तव्य, इनके बीच में करेक्ट रिलेशन कौन सा बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, ठीक है। बेसिकली इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा ये डीप में क्वेश्चन पूछा है इसने कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव, वन इम्प्लाइज द अदर। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ टुगेदर क्रिएट अ बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वेयर enjoying rights come with the obligation to respect others right also, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। CSE 2018 क्वेश्चन है, कह रहा राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबव स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो KS पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया 2017 एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और इन्होंने यूनानिमसली ये बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। इस पर हमने पिछली वीडियो पे भी क्वेश्चंस किए हैं और इट इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के तहत आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CSE 2021 का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब जैसा हमने पढ़ा था आर्टिकल 21, ठीक है, इसके तहत आता है। किस केस के अंदर पता चला हमें? KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन CAPF AC 2009 का क्वेश्चन है, कह रहा है द पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू इनैक्ट अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद व्हाट। तो ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे देखो फॉरेन अफेयर्स हो गया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो गया, डिफेंस हो गया, इन तीनों से रिलेटेड जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। कहीं पे भी अगर पार्लियामेंट की पावर से रिलेटेड है ना तो पार्लियामेंट के पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करने का पावर है ही, ठीक है, मोर और लेस। तो वहाँ पे ये बेसिकली सही ही होगा, यहाँ पे आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CAPF AC 2006 का, मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। मैग्ना कार्टा इज द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इट establishes the principle that king executive is subject to the rule of law, forming the basis of constitutionalism, due process and individual liberty in Anglo-American legal tradition। बेसिकली थोड़ा सा ये डीप के अंदर पूछा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत के अंदर शायद ये है या नहीं, मैं इस पर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। आगे बात करते हैं। CAPF AC 2004 का क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। सही कौन सा नहीं है ये बता दो आप। तो ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें, रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल इन अ मर्डर केस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड वुड अमाउंट टू डिप्रीवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे सही नहीं है और इसने सही नहीं है पूछ लिया, इसलिए इसने ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो इसने ये बोला है कि रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल इन मर्डर केस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड would amount to deprivation of personal liberty, but it is protected under Article 21 of the Constitution of India, not under Article 23। यहाँ पे जो 23 लिख दिया ना इसने, ये इसकी वजह से गलती है। Article 23 डील किसके साथ करता है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूरी और तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 21 होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 21 जो है इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्बिट्ररी रिफ्यूजल टू बेल विदाउट रीजनेबल ग्राउंड कैन वायलेट दिस राइट, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब बिना किसी रीज़न के रैंडमली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 19.1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा कह रहा है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और तीसरा कह रहा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और चौथा कह रहा है टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जो देखो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें 19.1 के अंदर, देखो यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जहाँ पे इंक्लूडेड है, ये बिल्कुल सही बात है। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी सही बात है। टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, ये भी यहाँ पे क्या है, ये भी सही है, ठीक है। और टू मूव फ्रीली थ्रू दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। बट ये जो टू एक्वायर एंड डिस्पेंस प्रॉपर्टी जो है, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज़ अ लीगल राइट, ठीक है। क्योंकि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ये जो क्या है, आर्टिकल 300A के अंदर एक लीगल राइट बन के रह गया, ना कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, ये तीनों यहाँ पे क्या है, सही है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है ये, ठीक है। इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, अगर मैं कोई ऑप्शन बनाऊँ तो यहाँ पे 1, 2 and 3 जो है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CDS 2/2022 से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें दोस्तों करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, अगर पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 11 ईयर। यहाँ पे 11 ईयर ही नहीं है दोस्तों, 11 ईयर नहीं है, कितना है यहाँ पे, 14 ईयर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 से 14 साल के बीच का है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या बोला है इसने, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 26, बट दिस पावर इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इस पर जो है पार्लियामेंट वगैरह जो है इस पर रूल बना सकते हैं, और अगर लगता है कि कुछ सेकुलर सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं तो इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, ठीक है। इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ। स्टेटमेंट सी कह रहा है ये करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने बताया यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे सही है। बट जो स्टेटमेंट डी है, इसने देखो क्या बोला, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन। यहाँ पे गलत है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 2 to 6। हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकते हैं अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि रिट्स इशू कर सकें, ठीक है। इसलिए दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी के साथ हमने फंडामेंटल राइट्स के अब तक 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 3 पार्ट के अंदर, पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर, ठीक है। हमने ये तीसरा पार्ट है, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है 2 वीडियोज़ और आएंगी, ठीक है। तो पार्ट 4 और 5 और आएगा, इसके अंदर हम बेसिकली 200 क्वेश्चन के करीब हम मूव कर जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।